आज हम लोच को मापने की तृतीय विधि सीखेंगे। इस विधि का नाम है कुलबे विधि या मार्शल की विधि। इस विधि में कीमत व कुलबे के आधार पर लोच की गणना की जाती है और तीन ही प्रकार की लोचें इसमें हम निकाल सकते हैं: अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार। पहली चीज हम सीखते हैं कुलबे क्या होता है। कुलबे है पी गुणा क्यू। पी है जहाँ कीमत और क्यू है खरीदी गई मात्रा, यानी व्यय कीमत और खरीदी गई मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसको एक उदाहरण से आप समझिए। जैसे आप एक बिस्कुट की कीमत 5 रुपया है, की कीमत 5 रुपये, तो पी बराबर 5। हमने 6 बिस्कुट लिए। साधारण हिसाब से आप लगाइए, 6 बिस्कुट की कीमत होगी 30 रुपया। आपने 30 रुपया किया व्यय। व्यय कितना किया आपने? 30 रुपया। 30 आपका कैसे मिला? 5 को गुणा कर दिया 6 से, तो पी गुणा क्यू हो गया। देखिए कुल व्यय आ गया। इसको मैंने एक व्यवहारिक उदाहरण से आपको बता दिया है कि कुल व्यय पी गुणा क्यू के बराबर। अब क्या है विधि, इसको देखिए चित्र में। और इस चित्र को भी किस प्रकार बनाया है आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ नहीं है चित्र, पहले आपने एक तिरछी लाइन खींचती है आंग वक्र की तरह, फिर सीधी लाइन खींचती है, इसको यहाँ मिला देना। ये देखिए, फिर एक्स अक्ष पर हमने क्यूडी नहीं लेना है आंग वक्र की तरह। किसके मध्य संबंध है? कीमत और कुल व्यय। ये कीमत है और ये है कुल व्यय। कीमत होगी पी और कुल व्यय हो गया पी गुणा क्यू। यदि कीमत और कुल व्यय के मध्य विपरीत लिख रखा है, यदि किसके मध्य हुआ विपरीत? इन दो चरों के मध्य। कीमत और कुल व्यय के मध्य विपरीत संबंध है तो लोच एक से अधिक। दूसरा, यदि कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो लोच 1 के बराबर, अर्थात कुल व्यय का मान स्थिर रह रहा है। तीसरी शर्त, यदि कीमत और कुल व्यय के मध्य सीधा संबंध है तो लोच का मान 1 से कम, अर्थात बेलोचदार लोच होती है। अब आप जरा इसको समझिए, सीधे संबंध और विपरीत संबंध क्या है। देखिए, इसको मांग के नियम से जोड़िए, अपने दिमाग को मांग के नियम पे ले जाइए। वहां पर भी विपरीत संबंध होता था। किसके मध्य? पी और क्यू डी के मध्य। विपरीत का मतलब एक के मान में वृद्धि, दूसरे के मान में वृद्धि का उल्टा, कमी होगी। और यहाँ क्या होगी? कमी होगी, तो यहाँ हो जाएगी वृद्धि। देखिए, फिर अब मैं इसको यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने 2 चर लिख दिए, कीमत और कुल व्यय। विपरीत संबंध का मतलब इसके मान में वृद्धि होगी तो कुल व्यय के मान में कमी, और इसके मान में कमी होगी तो कुल व्यय के मान में वृद्धि। अब इसके की जगह इसको लिखेंगे। क्या कहेंगे लिखते वक्त? यदि कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में कमी होती और इसके विपरीत कीमत में कमी होने पर कुल व्यय में वृद्धि होती है तो इसे अत्यधिक लोचदार लोच कहते हैं। इसका मान 1 से अधिक होता है। देखिए, रटना नहीं है, समझना है और कहना इन्हीं चीजों को। अब इसको आपने हिंदी में लिख देना है। इसी प्रकार देखिए दूसरा, ईडी बराबर 1। लोचदार लोच में क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिख रखा कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन का मतलब कीमत में वृद्धि या कमी से कुल व्यय का मान स्थिर रहता है। किसका मान स्थिर रहा? कुल व्यय का मान स्थिर रहता है तो लोच लोचदार होती है। इसका मान 1 के बराबर होता है। अब तीसरा देखिए, हमने लिख रखा सीधा संबंध। सीधा का मतलब कमी होने पर कमी, वृद्धि होने पर वृद्धि। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखो, यदि कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में भी वृद्धि होती है और कीमत में कमी होने पर कुल व्यय में भी कमी होती है तो लोच बेलोचदार लोच होती है। इसका मान 1 से कम होता है। देखिए, सीधा संबंध हुआ। फिर इसको आपने वर्णन करना। क्या वर्णन करोगे आप? ईडी इक्वल टू 1 क्या हुआ? जब कीमत और कुल व्यय के मध्य सीधा संबंध होता। अब इससे वर्णन करिए, कीजिए। कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में वृद्धि हो जाएगी। कीमत में कमी होने पर यदि कुल व्यय में कमी हो जाती है तो लोच बेलोचदार लोच होती है और इसका मान 1 से कम होता है। अब इसको मैं आपको तीनों को एक आंकिक उदाहरण से भी समझाता हूं। देखिए भी, पहला वाला
ईडी एक से अधिक, ईडी एक से अधिक क्या संबंध था? विपरीत संबंध। अब देखते जाइएगा आप किसके मध्य, ये देखिए पहले कीमत पी, खरीदी गई मात्रा क्यू और कुल व्यय पी क्यू। तो इसको हम यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे कीमत 20 है, 25 इकाई खरीदी, तो कुल व्यय हुआ 20 गुणा 25 बराबर 500। अब कीमत होगी कम, कीमत होगी कम, देखिएगा कीमत होगी 10, और यहाँ पर ये कीमत और कुल व्यय के मध्य विपरीत संबंध है, तो इसके मान में होनी चाहिए वृद्धि। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 600। ये देखो किस प्रकार बना रहा हूँ, मुझे पता है कि कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध है, तो कीमत में क्या होगी? कमी, यहाँ होनी चाहिए वृद्धि, इसमें क्या होनी चाहिए? इसके मान में वृद्धि। मैंने पहले ही लिख दिया है 600। अब देखिए आप 600, कीमत कितनी यहाँ पर 10, 600 होने के लिए इसका मान होना चाहिए 60, ये हो गया 60। अब इसका उल्टा देखिए, वृद्धि कर देते हैं, कीमत में वृद्धि 30, और ये मान होना चाहिए इससे कम। वृद्धि होने पर इसके मान में, कुल व्यय के मान में कमी होनी चाहिए, मैं मान लेता हूँ 450। तो ये 30 और यहाँ पर आ गया 15, ये 15। देखिए उदाहरण हमने अपने मन से सीखा है, कहीं पर नहीं लिखा है, ये हम सीख रहे हैं, तो ये आंकड़े अपने मन से लिख रहे हैं हम, और हम इसको देख रहे हैं। देखिएगा पहले मैंने ये लाइन लिखी है, ये कौन सी लाइन लिखी हमने, ये आप देखिए मैंने एक मन से अपना उदाहरण लिया कि कीमत 20 है, मात्रा 25 है, कुल व्यय हो गया 500। अब ईडी एक में विपरीत संबंध होता है, कीमत होगी क्या? 20 से कम होकर 10, और कुल व्यय हो गया 500 से बढ़ के 600। देखो विपरीत संबंध, कीमत में कमी होने पर कुल व्यय में वृद्धि, और इसका उल्टा कीमत में वृद्धि, देखो 20 से बढ़कर 30 हुई, और कुल व्यय हो गया 500 से घटकर कितना? 450, ये हो रही है कमी। कैसे लिखा? मैंने पहले 30 लिखा, फिर यहाँ पर अंतर लगाया कि इससे होना चाहिए कम 450, फिर मैंने लिखा 15 गुणा 30, तो यहाँ पर आ गया है 15। तो ये हमारी पहली विधि आपने समझ ली, आंकिक इसको उदाहरण से। दूसरा देखिए आप, ईडी इक्वल टू 1, इसी उदाहरण को मैं आपको फिर समझा रहा हूं, आप देखिएगा। ईडी बराबर 1, कोई परिवर्तन नहीं, कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे कमी कर दी आपने, कुल व्यय अभी भी उतना होना चाहिए 500। कैसे होगा? आपको सीधे बचाए मुझे लिखना पड़ेगा 50, तब ये बनेगा 500। अब इसका उल्टा, इसके मान में वृद्धि कर देते हैं। मैं इसका मान बढ़ा के लिख देता हूँ 25। तो आपको पता है यहाँ पर अभी भी 50 आना है। 25 को किस संख्या से मैं गुणा करूंगा? 50 आ जाएगा, तो ये 20 होगी, 20 इकाई ले ली। अब देखिए आप, बराबर मान है, अर्थात कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो लोच का मान 1 के बराबर होता है। अंतिम तीसरा, ईडी छोटा है 1 से। अंतिम वाला मैं आपको समझा रहा हूँ, ईडी छोटा है 1 से। कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध। फिर समझिएगा इसको, सीधे में कमी होने पर कमी और वृद्धि होने पर वृद्धि होती है। फिर वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, कीमत मैंने लिख दी 10, कमी होनी है, ये मैंने लिख दिया 400। ये देखो कम हो जा रहा है, यहाँ भी कम, यहाँ भी कम। पहले ही अंतर लगा ले, 400 होगा तो कितना हुआ? 10 गुणा 40, 10 गुणा 40। तो यहाँ पर आपने कितनी इकाई ली? 40। इसी प्रकार वृद्धि कीजिए, हमने ले लिया 20 से 30। अब यहाँ पर ये बढ़ाना है मान, अपने मन से चल रहे आंकड़े हैं, हम केवल ये देख रहे हैं, हमने नियम देखना है। वृद्धि होने पर यहाँ वृद्धि हो जानी है। तो देखिए 600 कैसे आएगा? जब हम 30 को गुणा कर देंगे 20 से। ये कीमत में कमी होने पर जब कुल व्यय में भी कमी, और कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। तो लोच 1 से कम होती है, अर्थात बेलोचदार लोच। इस विधि से 3 ही प्रकार की लोचों की गणना की जा सकती है। तो इस विधि को आप सीखिएगा, थोड़ी इन उदाहरणों को 1-2 बार और समझिए। ध्यान रखिए, हमने ये लिख रखा है पहले बीच में, फिर ऊपर और नीचे वाले लिखे हैं, इसको आप
फिर से सीखिएगा।